हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अड्डा अजी सर में। हम भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसकी 4 क्लास निकल चुकी हैं। चौथी क्लास संविधान सभा की पार्ट 2 थी। 5वीं क्लास आज प्रस्तावना पढ़ेंगे, क्लास 5 है ये। सरकारी नौकरी से संबंधित जीके की सभी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर हम बेल आइकन घंटा उसे दबा दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तावना है क्या? सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये उठता है, प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना वह है जिसमें कानून के उद्देश्य, अगर हमें प्रस्तावना को जानना है तो प्रस्तावना को जानने के लिए हमें 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रस्तावना वह दस्तावेज है जिसमें कानून का उद्देश्य होता है। नंबर 1, प्रस्तावना में कानून का उद्देश्य होता है। जो कानून लागू होता है उसका विस्तार कहाँ तक है, वह प्रस्तावना कहलाती है। कानून कब लागू हुआ और कब तक लागू होगा, वह प्रस्तावना कहलाती है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प आदर्श प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के सामने, जिसमें मुस्लिम लीग की बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे और उस समय उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। जबकि 22 जनवरी 1947 में यही प्रस्ताव पारित हो गया था प्रस्तावना का। तो हमें यहाँ पर एक प्रश्न ये भी निकल कर आता है कि प्रस्तावना का संकल्प पत्र कौन लेकर आया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना का संकल्प पत्र लेकर आए थे, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रस्तावना का उद्देश्य संकल्प पत्र कब आया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका का लाए थे संकल्प लेकर के। उसके बाद में हम स्रोत की बात करते हैं कि संविधान के स्रोत क्या हैं। संविधान के स्रोत की बात करें तो संविधान का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग उससे जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने संविधान में साफ साफ, प्रस्तावना में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रदूषण, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, ये सारे सवाल उसमें लिखे हुए हैं, हम भारत के लोग। तो जो संविधान का जो स्रोत बनकर आया, क्योंकि संविधान सभा जो बनी वो प्रतिनिधित्व के आधार पर बनी, जनसंख्या के आधार पर बनी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना गया, उन्हीं से समितियां बनी। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि संविधान जो बनाया है वो किसने बनाया? वो भारत के लोगों ने बनाया है, भारत के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि उन्होंने बनाया है। तो संविधान का जो स्रोत है वो कौन है? हम भारत के लोग। संविधान में ये सब जुड़े हुए हैं, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक की हम बात करें तो लोकतंत्रात्मक क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि लोकतंत्रात्मक क्या होता है। अमेरिका का संविधान बना उस समय अब्राहम लिंकन वहाँ के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वह है जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता पर शासन करते हैं, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र की परिभाषा को जाना हमने यहाँ पर कि लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता पर शासन करते हैं, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्रात्मक का विचार किसने दिया? अब्राहम लिंकन ने दिया। लोकतंत्रात्मक 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यहाँ हम प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने गए प्रतिनिधि। हमारे यहाँ विधायिका है, संसद बैठती है, राज्यों में विधायक बैठते हैं, विधानसभा लगती है। तो जो हमारे देश की जनता है, विधायक चुनती है, संसद चुनती है,
जिस प्रकार हम डायरेक्ट अपना मत देकर के, भारत की जनता डायरेक्ट मत देकर के अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं अगर साधारण भाषा में हम बात करें तब। अप्रत्यक्ष की हम बात करें, जनता के प्रतिनिधि जो अपने आप चुनते हैं उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जैसे राष्ट्रपति जनता नहीं चुनती, जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्य मिलकर के, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये बात क्लियर हुई हमारी लोकतंत्रात्मक की। गणतंत्रात्मक की हम बात करते हैं। गणतंत्रात्मक क्या है? भारत में गणतंत्र शासन है, रिपब्लिक शासन है। 26 जनवरी 1950 के बाद में के दिन से ही राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने और वो भारत के गणतंत्र के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी चुना जाता है जनता के द्वारा, वो गणतंत्र कहलाता है। अब कहेंगे हमने डायरेक्टली थोड़ी चुना राष्ट्रपति के लिए, वो तो अप्रत्यक्ष चुना गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि राष्ट्रपति के लिए चुनते हैं। इस प्रकार हम गणतंत्र मानते हैं अपने भारत के लिए। भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी है, पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होकर आता है। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष की। भारत में कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष होता है एक धर्म होना। भारत में कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। भारत के जो निवासी हैं, भारत में जो निवास कर रहे हैं, उनकी सिर्फ एक जाति है कि वो सिर्फ भारतीय हैं। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का यही कहना है कि भारत सिर्फ एक जाति रखता है, वो है सिर्फ एक भारतीय। उसके बाद में समाजवाद की हम बात करें। समाजवाद की हम बात करें तो समाज द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, पूरे समाज का शासन। समाजवाद में सभी का मान सम्मान समानता सब कुछ बराबर बराबर जिसे मिलता है, सभी को बराबर माना जाता है, एक आधार मान करके उसे समाजवाद कहा जाता है। उसके बाद में प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था, क्या रखा गया था इस प्रस्तावना के उद्देश्य में, ये विचार हमारे दिमाग में आता है। इसे प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना का उद्देश्य न्याय स्थापित करना था। प्रस्तावना का उद्देश्य न्याय स्थापित करना था, इसे प्रस्तावना कहा जाता है। सामाजिक न्याय मिलना प्रस्तावना का उद्देश्य कहा जाता है। आर्थिक आधार पर समान न्याय मिलना, ये प्रस्तावना का उद्देश्य कहलाता है। राजनीतिक में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये प्रस्तावना का उद्देश्य कहलाता है। स्वतंत्रता स्थापित करना, भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को स्वतंत्रता स्थापित करने का उद्देश्य प्रस्तावना कहलाता है। समानता की बात करें हम, आर्टिकल 14 में भी दिया गया समानता। सभी व्यक्ति बराबर बराबर होंगे भारत में रहने वाले नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जैसा भी होगा सबको बराबर माना जाएगा प्रस्तावना के आधार पर। ये सब देखें, इनको देखते हुए अगर इन चीज़ को हम पढ़ते हैं तो वो प्रस्तावना है। संविधान लागू जब हुआ उस समय अनुच्छेद 394 थे। 394 अनुच्छेद संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। उस समय 394 अनुच्छेद थे, जिसमें 394 अनुच्छेद में साफ साफ लिखा हुआ है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, किस किस प्रस्तावना का आधार क्या है। एक तौर से हम देखा जाए तो प्रस्तावना वह है जो संविधान
का आधार होता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः भारत में लागू हुआ। उससे पहले 26 नवंबर 1949 को अगर आर्टिकल 394 को हम शामिल करते हैं तो उस प्रकार 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। अगर 394 को हटा देते हैं तो हम 15 अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना के तहत। ये सब प्रस्तावना है। प्रस्तावना एक, मैंने पहले ही बता दिया था, प्रस्तावना वह दस्तावेज है जिसमें कानून का उद्देश्य, विस्तार और कानून कब से लागू हुआ, इसे प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना में शामिल हुए विचार थे अंगीकृत होना, अधिनियमित करना और आत्मार्पित करना। ये 3 शब्द प्रस्तावना में आते हैं। ये प्रस्तावना है। अब इन तीनों शब्दों का क्या क्या अर्थ है, अलग अलग अर्थ है, इनको भी हम जान लेते हैं। अंगीकृत होने का मतलब होता है स्वीकार होना। हमने संविधान को स्वीकार किया है। संविधान हमारी संविधान सभा ने बनाया, किस प्रकार वो हम लोगों पर लागू होता है ये सब जानते हुए ना जानते हुए भी हमने संविधान को स्वीकार किया। दूसरा, अधिनियमित करना। आज से संविधान लागू हुआ, यानी 26 नवंबर 1949 से 15 आर्टिकल लागू हुए और 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ था संविधान। उस दिन से हमने लिखा, अधिनियमित कर दिया कि संविधान आज से लागू हुआ। आत्मा अर्पित करना। आत्मा अर्पित करने का मतलब होता है संविधान को हम स्वयं को सौंपते हैं। संविधान स्वयं लागू हुआ, स्वयं के लिए लागू हुआ। उसके बाद में यहाँ पर एक प्रश्न आता है बार बार एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार आया है। भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार आया है, ये एक बार नहीं कई बार एग्जामों में आया है। तो प्रस्तावना में को हम देखें तो प्रस्तावना में सिर्फ भारत शब्द 2 बार आया है। हम भारत के लोग, भारत को प्रभुता संपन्न, पहली ही लाइन में 2 बार आया है भारत शब्द। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। प्रश्न बार बार उठता है, पंथनिरपेक्ष के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष भी पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में ये कहाँ पर है। पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में स्थित है। समाजवाद की बात करें और अखंडता की बात करें तब ये प्रस्तावना में स्थित है। एक प्रश्न इस तरह से आता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया। 3 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें। चौथा ऑप्शन पंथनिरपेक्ष दे देगा, समाजवाद दे देगा, अखंडता दे देगा या फिर धर्मनिरपेक्ष देगा। ज़्यादातर धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष के बारे में दिया जाता है। 42वां संविधान संशोधन से पहले की बात करें तो एक 1960 में बैरूबाड़ी नाम से एक वाद आया था। उस समय राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी और पूछा इस बात के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें हम कोई संशोधन नहीं कर सकते थे, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन होने से पहले प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान कर रखा था। फिर उसके बाद 1960 में जब बैरूबाड़ी वाद आया, उसमें राष्ट्रपति ने सलाह ली। राष्ट्रपति ने जब सलाह ली तो उससे साफ साफ कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए हम उसमें कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकते। 1973 में फिर केशवानंद भारती वाद आया, जिसमें संविधान की प्रस्तावना की बात कही गई, संशोधन करने की बात कही गई थी। और केशवानंद भारती वाद हमारे संविधान की प्रस्तावना का बहुत महत्वपूर्ण वाद रहा है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बार बार, केशवानंद भारती वाद कब आया था। 1973 में आया था। किससे संबंधित है? प्रस्तावना से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। कौन से वाद के तहत माना? केशवानंद भारती वाद के तहत ये माना गया
कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। उसी के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 जो आज हम बात कर रहे हैं, ये जोड़ा गया। इसके तहत 3 शब्द पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जोड़े गए। पंथनिरपेक्ष के साथ हम धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद में आज तक प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। प्रश्न बार बार ये भी रिपीट होता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो भारत की आज़ादी से लेकर आज तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना का एक बार जिक्र और आया था 1984 ईस्वी में बम्बई में, जब राज्यपाल ने राज्य का शासन सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण आर्टिकल को महाभियोग लगाते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तब वहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रस्तावना की बात कही थी। तब भी यही निकल कर आया था रूल कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है। उसके बाद में हम बात करें, संविधान सभा के सदस्य थे एक ठाकुरदास भार्गव जी। संविधान सभा के ये सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव जी। इनसे पूछा गया संविधान सभा के बारे में, तो इन्होंने बताया कि संविधान का महत्वपूर्ण भाग है प्रस्तावना। प्रस्तावना एक संविधान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। संविधान को देखने से पहले प्रस्तावना को हम देख सकते हैं। प्रस्तावना से हम जान सकते हैं उसका आधार क्या है, कानून का आधार क्या है, किस तरह से कानून लागू होता है और किस तरह से हम प्रस्तावना को देखते हुए सारे कानून को एक साथ पढ़ सकते हैं प्रस्तावना के आधार पर। प्रस्तावना एक छोटी सी चीज़ नहीं है, संविधान की एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम एक अच्छे से प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं, प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि प्रस्तावना एक गहन अध्ययन करने के बाद में एक मेन पार्ट है संविधान का। संविधान का मेन पार्ट के रूप में प्रस्तावना उभर कर आई थी। प्रत्येक देश की संविधान की अलग एक प्रस्तावना होती है। उस प्रस्तावना में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ होता है उस देश के कानून के बारे में, कि हमारे देश का कानून कैसा है, कैसा नहीं है, सब चीज़ जानकारी प्रस्तावना के अंदर होती है। उसके बाद संविधान की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के बारे में हम बात करते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान की बात जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है प्रस्तावना। अगर हम प्रस्तावना को देखते हैं तो प्रस्तावना संविधान को जन्म देने वाली कुंडली है। प्रस्तावना ने ही जन्म दिया है संविधान के लिए। अगर प्रस्तावना नहीं होती तो संविधान बनना इतना आसान नहीं था। के मुंशी के द्वारा ये हमको पता लगा कि भारतीय संविधान की जन्म कुंडली क्या है, प्रस्तावना है। जन्म कुंडली किसे कहते हैं? जब तक जन्म कुंडली को हम पहचानेंगे नहीं, क्या है उसकी वास्तविकता, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिली। एक तौर से कुछ लोगों ने, कुछ सदस्यों ने ये भी कहा था कि संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी माना गया था। प्रश्न कई तरह से रिपीट होते हैं। ये प्रश्न आता है ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा, संविधान का महत्वपूर्ण भाग माना प्रस्तावना के लिए। के.एम. मुंशी जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा, भारतीय संविधान की कुंडली है प्रस्तावना, ये कहा उन्होंने। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या शब्द थे? पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। पंथनिरपेक्ष के साथ धर्मनिरपेक्ष भी आता है। अब तक प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं? सिर्फ एक संशोधन हुआ है 1976 में। उसके बाद में एक प्रश्न आता है, भारत शब्द कितनी बार लिया गया है प्रस्तावना में, कितनी बार रिपीट हुआ है? तो भारत शब्द का जिक्र सिर्फ 2 बार हुआ है प्रस्तावना के अंदर। हमने आज प्रस्तावना को पढ़ा, प्रस्तावना के बारे में जाना, प्रस्तावना क्या है, क्या उसकी संरचना है, किस तरह प्रस्तावना कानून के साथ कार्य करती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके विचार क्या हैं, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर जाना प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना
क्योंकि एक मुख्य बात मैं बताना आपके लिए भूल गया, प्रस्तावना हमने कहाँ से ली। प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली, अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना को लिया है। अमेरिका की संविधान से ही हमने प्रस्तावना के विचार लिए हैं। लेकिन जब हमारी प्रस्तावना की भाषा है वो हमने कहाँ से लिए? प्रश्न दो तरह से आते हैं, अलग अलग आते हैं। प्रस्तावना की भाषा को हमने किसी और देश से लिया है, प्रस्तावना को हमने किसी और देश से लिया है, उसके विचार हमने कहीं और से लिए। तो प्रस्तावना, अगर वो ये पूछता है प्रस्तावना के विचार हमने कहाँ से लिए हैं और प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है, तो प्रस्तावना और प्रस्तावना के विचार दोनों हमें अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये सारी चीज़ें प्रस्तावना की भाषा के बारे में, क्या किस तरह से हमने कौन से शब्द को हमने, कौन से कानून को हमने किन किन देशों से लिया है, हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। ये मैंने यहीं पर आपको बता दिया कि प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली है, उसके विचार लिए हैं। प्रस्तावना की जो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इस तरह से सवाल यहाँ पर आते हैं। और आगे हम संविधान का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर हम बेल आइकन का घंटा दबा दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।